टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हमें इसके जो भी इसके कंपोनेंट्स हैं उन्हें जानना होगा। पर उसको जानने से पहले आपको हम एक बात बताएं कि डीएनए जो है वो एक मास्टर मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल है कोशिका का या केंद्रक का जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है, जो कि पूरी कोशिका को अपने नियंत्रण में रखने की क्षमता रखता है। ये जो डीएनए है इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आप सभी जानते हैं। और इसी के साथ में आरएनए होता है जिसे राइबोस न्यूक्लिक एसिड के नाम से जाना जाता है। अब डीएनए जो है ये मास्टर मॉलिक्यूल की जो खोज हुई वो आपको हम पहले बता चुके हैं। फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में की थी और उन्होंने उसे न्यूक्लिन नाम दिया था, बाद में डीएनए नाम दिया गया। तो पहले उन्होंने न्यूक्लिन नाम से इसे खोजा। उसके बाद कॉसेल ने 1930 में 4 नाइट्रोजिनस बेसेस की खोज की। उन्होंने न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज किया, उसका जल अपघटन किया न्यूक्लिक एसिड का, और 4 नाइट्रोजिनस बेसेस AGTC उन्होंने प्राप्त की। A स्टैंड्स फॉर एडेनिन, G स्टैंड्स फॉर ग्वानिन, T स्टैंड्स फॉर थायमीन एंड C स्टैंड्स फॉर साइटोसिन। ये 4 उन्होंने कॉसेल ने खोज दी थी। उसके बाद लेवेने जो थे उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल में एक 5 कार्बन शुगर भी होती है। आपको इन साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन याद रखना है, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो डीएनए की शुरुआत तो 1895 में ही हो चुकी थी, 1858 के आसपास ही। 1869 में उन्होंने डिस्कवर्ड कर दिया, रिसर्च उनकी शुरू थी। 1869 से जो एक दौर शुरू हुआ न्यूक्लिन का या डीएनए का, वो आज तक चल रहा है। अब तो पूरा ह्यूमन जीनोम भी पूरा हो चुका है, खोजा जा चुका है, पूरा उसे डिस्क्लोज़ किया जा चुका है। तो ये जो मिशर की रिसर्च शुरू हुई थी वो लेवेने ने बताया इसमें शुगर होती है, तो हमारे सामने शुगर मौजूद थी, 4 नाइट्रोजिनस बेसिस थे। उसके बाद जो एक क्लू सामने आया, ये आपको हम बता चुके हैं कि ये जेनेटिक मटेरियल है, इसके प्रूफ भी आपको दे चुके हैं। जो फर्स्ट क्लू स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का सामने आ रहा था वो एरविन चारगॉफ ने दिया, और उन्होंने ये बताया कि डीएनए में जो नाइट्रोजिनस बेसिस मौजूद होती हैं उनमें कहीं ना कहीं कोई इस तरह का संबंध होता है कि उनका जो रेशो है वो एक दूसरे के बराबर होता है। क्लोजली उन्होंने काफ़ी कुछ उनका रेशो जो देखा वो रिलेटेड देखा। ही फाउंड दैट द 4 न्यूक्लियोटाइड बेसिस जो हैं दे अकर इन डिफरेंट रेशोज़। जो उन्होंने रिसर्च की अपने कोलीग्स के साथ में, उन्होंने ये पाया कि जो 4 नाइट्रोजिनस बेसिस होती हैं उनका अलग अलग ऑर्गेनिज्म में या डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रेशो होता है। और उन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को चारगॉफ के रूल के नाम से दिया। इस पर शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। जो उनकी फाइंडिंग्स थी या कंक्लूजन्स थे चारगॉफ के, उसमें पहला उन्होंने कंक्लूजन दिया कि द बेस कॉम्पोजिशन ऑफ डीएनए जनरली वेरीज फ्रॉम वन स्पीशीज़ टू अनदर। जो डीएनए का बेस कॉम्पोजिशन है, किस प्रकार से कौन कौन सी बेसिस कितनी मौजूद हैं, ये एक जाति से दूसरी जाति में भिन्न होता है। दूसरा उन्होंने बताया कि डीएनए स्पेसिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। अगर एक ही ऑर्गेनिज्म से आप उसके डिफरेंट टिश्यूज़ से, उसके डिफरेंट ऊतकों से, अलग अलग जगह से अगर आप डीएनए को आइसोलेट करके देखेंगे तो सेम बेस कॉम्पोजिशन आपको मिलेगी। तीसरा जो उनका एक कंक्लूजन था वो ये था कि जो भी डीएनए होता है वो डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी एज पर, उसके न्यूट्रिशनल स्टेटस पर और चेंजिंग एनवायरनमेंट पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आप अच्छा खाना प्रोवाइड करेंगे तो आप देखेंगे उसमें कि कुछ बेस कॉम्पोजिशन बढ़ गई या कम हो गई, ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनिज्म की एज के साथ, अर्थात किसी भी जीव के उम्र का, उसके खाने पीने का, पोषण का, उसके वातावरण का, डीएनए की कॉम्पोजिशन पर, बेस कॉम्पोजिशन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो चौथी उनकी फाइंडिंग थी, उस फाइंडिंग में उन्होंने बताया कि सारे जितने भी सेल्यूलर डीएनएज होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द स्पीशीज़ से कोई उसका लेना देना नहीं है, द नंबर ऑफ एडिनोसिन मॉलिक्यूल जो होंगे किसी भी स्पीशीज़ में, तो वो हमेशा थायमिडीन रेजिड्यूज़ होते हैं उनके बराबर होंगे। ये एक बहुत बड़ी फाइंडिंग थी जिसका आपको हम बताएंगे क्या फ़र्क पड़ा समझने में कि डीएनए जो होता है वो स्ट्रैंड अपने आप को किस प्रकार से स्थायी रख पाता है या अपने आप को सही संरचना में बनाए रख सकता है। ये जो इनकी फाइंडिंग थी चारगॉफ की, उसने बहुत मदद की उसको समझने में। तो किसी भी स्पीशीज़ में
किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर आप उसके सेल्यूलर उसको देखेंगे डीएनए को, तो उसमें जो एडेनिन है वो हमेशा थाइमीन के बराबर होगा, साइटोसिन हमेशा ग्वानोसिन के बराबर होगा। और उन्होंने इसका सम निकाल के बताया और एक इक्वेशन उन्होंने दी कि एडेनिन प्लस ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन क्या है, प्यूरिन्स हैं, और थायमिडीन और साइटिडीन क्या है, पायरिमिडीन्स हैं। तो ये जो प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स हैं ये दे आर डबल रिंग स्ट्रक्चर, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर, इनकी बात हम करेंगे अभी। तो ये इनका जो है बराबर है, ये एडेनिन और ग्वानिन को आप देखेंगे तो इनका जो बराबर आएगा इसके थायमिडीन और साइटिडीन। सपोज़ आप मान के चलिए अगर आप इन्हें ये लगे हुए हैं, जब ए हमेशा टी के साथ लगता है, तो अगर ये 2 है तो ये 3 है, तो 3 + 2 = 5। जी और सी है तो आप उसे क्या पाएंगे, दिस इज़ 1:2 और 1:3। तो इनका बराबर, अगर ये 5 हैं तो ये भी 5 होंगे। तो इस चीज़ का इसमें ये जो इनका एक कंक्लूजन था उसने बहुत कुछ हमारे लिए मदद की उसको हेलिकल स्ट्रक्चर को समझने में। अब ये इसकी चारगॉफ की जो फाइंडिंग इनकी आ चुकी थी, उसके बाद जो डीएनए का एक पैटर्न था, किस पैटर्न में वो मौजूद है वो फ्रैंकलिन ने दिया है। और उसके बाद फ्रैंकलिन के जो एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न को फॉलो करते हुए डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने 1953 में डिड्यूस करके उसको बना के बताया कि इस प्रकार से मौजूद है। अब डीएनए का फुल नाम क्या है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अभी हम बात डीएनए की कर रहे हैं, तो डीएनए की फुल फॉर्म आपको मालूम है। डीएनए किसका बना हुआ था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज मेड अप ऑफ 3 मॉइटीज, 1 इज़ बेसिस, अनदर इज़ शुगर, 3rd इज़ फॉस्फोरिक अम्ल। ये 3 प्रकार की चीज़ों से डीएनए मिलकर के बना हुआ होता है। इसमें जो बेसिस मौजूद होती हैं वो डीएनए में हेट्रोसाइक्लिक रिंग की फॉर्म में होती हैं, दे आर एरोमेटिक रिंग्स, और उसमें वैरायटी ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स मौजूद होते हैं। 2 प्रकार की बेसिस होती हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। जो प्यूरिन बेसिस हैं उनमें एडेनिन और ग्वानिन होती है, जो कि डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर हैं, बाईसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। और जो पायरिमिडीन होती है उसमें साइटोसिन, थाइमीन और यूरेसिल, ये 3 पिरिमिडीन्स होती हैं जो कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एडेनिन थाइमीन आपस में अटैच्ड हैं, यहाँ ग्वानिन साइटोसिन किस प्रकार से अटैच्ड होती हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर की अभी हम बात करेंगे। तो अभी हमने सिंपल बात की कि 4 प्रकार की इसमें बेसिस होती हैं। उसके बाद बेसिस के साथ में इसमें शुगर मॉलिक्यूल होता है, और शुगर जो होती है आपको हम बता चुके हैं कि लेवेने ने बताया था, इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल होता है और वो 5 कार्बन शुगर होती है। 5 कार्बन शुगर जो होती है वो जब फॉस्फोरिक अम्ल के साथ में जुड़ती है तो किस प्रकार से देखिए इसका अटैचमेंट होता है। जो शुगर है वो 2 प्रकार की शुगर इसमें मौजूद है, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज, ये 2 प्रकार की इसमें शुगर देखने को मिलती है। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो होती है वो मौजूद होती है डीएनए में, और राइबोज शुगर मौजूद होती है आरएनए में। डीऑक्सीराइबोज शुगर जो है उस शुगर में आप पाएंगे, यहाँ पर देखिए डीऑक्सीराइबोज शुगर को, यहाँ एक ओ जो ग्रुप है वो मौजूद नहीं है, जिसे कि आप कहते हैं डीऑक्सी। जो शुगर है 5 कार्बन शुगर में एक जगह पर यहाँ देखिए ओ ग्रुप मौजूद नहीं है, जो कि इसको डीऑक्सीराइबोज शुगर का नाम दिलवाता है। अगर आप आरएनए में देखेंगे राइबोज शुगर में, तो यहाँ पर आपको ऑक्सीजन नज़र आएगी लगी हुई, इसीलिए उसे राइबोज शुगर बोलते हैं। तो पहले उसमें हमने बात की कि बेसिस होती हैं, नाइट्रोजिनस क्षारक होते हैं, वो 4 प्रकार के, 2 प्रकार के हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडीन्स। प्यूरिन्स हैं डबल रिंग स्ट्रक्चर, पायरिमिडीन्स हैं सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। जो शुगर होती है वो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। उसके बाद जो तीसरा इसमें मॉलिक्यूल होता है वो फॉस्फोरिक अम्ल का मॉलिक्यूल होता है। ये फॉस्फोरिक अम्ल का जो मॉलिक्यूल होता है वही इसको पूरी तरह से न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब क्षारक की हमने बात कर ली, अब दूसरी बात हम करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो एक यूनिट है डीएनए की। जो डीएनए की यूनिट है उसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड बने हुए किसके होते हैं, न्यूक्लियोटाइड बने हुए होते हैं 3 चीज़ों के। पहला होता है उसमें नाइट्रोजिनस क्षारक, दूसरी चीज़ उसमें मौजूद होती है शुगर, डीएनए है तो डीऑक्सी, और तीसरी जो उसमें मौजूद होता है वो फास्फोरिक अम्ल होता है।
तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हम डीएनए को क्या कहते हैं? डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, अर्थात उसमें बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड से पहले एक और टर्म आती है न्यूक्लियोसाइड, और न्यूक्लियोसाइड में आप देखेंगे एक होता है नाइट्रोजनस क्षारक और दूसरा होता है शुगर। जब ये दो मिल जाते हैं तो मिलकर के एक न्यूक्लियोसाइड का निर्माण करते हैं, और अगर उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर है और उसमें जो क्षारक है वो साइटिडीन है, तो आप उसका नाम क्या कहेंगे? डीऑक्सीसाइटिडीन। ये नाम आप ध्यान रखें, ये टेक्निकल नाम है जो कि न्यूक्लियोसाइड को दिया गया है। इसी प्रकार अगर थायमिडीन है तो डीऑक्सीथायमिडीन, डीऑक्सी एडिनोसिन एंड डीऑक्सी ग्वानोसिन, इस प्रकार से न्यूक्लियोसाइड होते हैं। अब ये न्यूक्लियोसाइड हैं, अगर इसमें एक फॉस्फोरिक अम्ल हम ऐड कर दें तो वो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। और ऐसे न्यूक्लियोटाइड जब बहुत सारे ऐड हो जाते हैं एक के ऊपर एक, तो इस प्रकार से आप चेन सी बना लेते हैं, और इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जब ये ऐड होने लगते हैं तो ऐड किस प्रकार से होते हैं? यहाँ देखिए आप, डीऑक्सीराइबोज शर्करा के साथ में ये जुड़ा हुआ है फॉस्फोरिक अम्ल का एक मॉलिक्यूल। अब ये हुआ, इनका अटैचमेंट आपने देखा। उसके बाद अगर आप देखें कि किस प्रकार से ये देखिए यहाँ पर ये बेसेस हैं, थाइमीन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। दीज आर द टू डबल रिंग स्ट्रक्चर जो कि प्यूरिन्स हैं, एडेनिन एंड ग्वानिन। न्यूक्लियोसाइड की बात हमने कर ली, किस प्रकार से हम उन्हें नाम देते हैं। न्यूक्लियोसाइड के बाद में है न्यूक्लियोटाइड्स। जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की हमने बात की, ये किस प्रकार से एक दूसरे के साथ में जुड़े रहते हैं वो आपको हम बताते हैं। दिस वन इज, देखिए आप, ये जो न्यूक्लियोटाइड की हमने बात की जिसमें शुगर है, फॉस्फोरिक अम्ल है और साथ में एक नाइट्रोजनस क्षारक है, वो एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। यहाँ आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये डीएनए का स्ट्रक्चर किस प्रकार से पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर बनता है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में यहाँ ये है डीऑक्सीराइबोज, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, इसका एक OH एंड है जो कि फ्री है, इसीलिए इसे हम 3' एंड, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन जो है वो 3' पर ये फ्री है, ये वाला सिरा इसका। यहाँ देखिए ग्वानिन जुड़ी हुई है, ये नाइट्रोजनस क्षारक है। उसके बाद आप इसके साथ में ये फॉस्फोरिक अम्ल जहाँ जुड़ता है, तो ये फॉस्फोरिक अम्ल यहाँ देखिए जो शुगर है उसके 5 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका एक ऑक्सीजन। यहाँ पर ये 3' से जुड़ा हुआ है ऊपर वाली शुगर के मॉलिक्यूल से। तो जो नाम हम देते हैं, इसका 3' सिरा खाली है तो हम कहेंगे कि ये वाला 3' से 5' की तरफ बढ़ रहा है। अगर इसके ऑपोजिट होता, यहाँ 5' खाली होता, तो हम कहते 5' से 3'। ये टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि आपको डीएनए को डिफ़ाइन करते समय ध्यान रखनी है। तो आज जो हमने बात की, ये देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ में फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा जुड़ा रहता है। देखिए इसको ऊपर 3' से, नीचे 5' से शुगर के से जुड़ा हुआ है, बीच में फॉस्फोरिक अम्ल जुड़ा हुआ है। इसमें 2 एस्टर्स बन रहे हैं, इसलिए आप इसको बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। आपसे पूछा जा सकता है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड किस प्रकार से जुड़े हुए होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड एक, ये न्यूक्लियोटाइड, ये किससे जुड़े हुए हैं? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से, जो कि इसकी बैकबोन होते हैं। इनकी एक तरह से इनको जोड़ करके रखते हैं। और यहाँ आप देखिए यह छोटा सा एक नेगेटिव साइन बन रहा है, इसीलिए हम इसको कहते हैं, इसमें जो आपस में कोवेलेंट बैकबोन जो इसकी है मौजूद, उसके साथ कुछ चार्ज मौजूद होता है इस पर, और इसी चार्ज का जो नेगेटिव चार्ज इस पर मौजूद होता है, ये देखिए इसने एरो बना रखा है, 5' से 3' की तरफ इसको दिखा रखा है। तो ये आपको जो अटैचमेंट है इसे बहुत मॉलिक्यूलर लेवल पे समझना है कि हम क्यों 3' बोल रहे हैं, 5' बोल रहे हैं, क्योंकि इनके नाम जो दिए जाते हैं। यहाँ देखिए आप आरएनए में शुगर पे गौर करिए आप, यहाँ पर इस शुगर में यहाँ O मौजूद नहीं है इसलिए डीऑक्सी है, यहाँ शुगर में O मौजूद है इसलिए हम इसे ऑक्सी बोलते हैं, यानी राइबोज बोलते हैं इसको, यहाँ डीऑक्सीराइबोज है। तो ये जो फ़र्क है इनका, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। जिस वक्त हम आगे पढ़ेंगे और डिटेल में, तो ये सब नॉलेज आपके काम में आएगी अगर आपको याद रहेगी। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड नाम दिया है। दिस वन इज़ पॉलीन्यूक्लियोटाइड बिकॉज more than 2 nucleotides are present in this chain.
इस प्रकार से जो डीएनए है उसमें लिंकिंग मौजूद होती है। देखिए यहाँ ग्वानोसिन है, यहाँ थायमिडीन है, यहाँ फिर एडेनिन है, अलग अलग शुगर्स इससे अटैच्ड होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। नेक्स्ट टाइम हम डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल के ऊपर बात करेंगे, उसके बारे में आपको हम बताएंगे।